जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पूजा चौहान। मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको साइंस, जैसे ही पढ़ा ही रही हूँ। ठीक है, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस पे। ध्यान दीजिएगा इधर। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था किसके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। कब किया था इन्होंने? देखिए, क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे, एक वैज्ञानिक थे। इनको दिल की सर्जरी करने का बहुत शौक था। इनको हार्ट सर्जरी में बहुत इंटरेस्ट था। इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी उसके लिए। और इन्होंने ये कहाँ के थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे। कहाँ के थे ये दक्षिण अफ्रीका के थे। और इन्होंने केपटाउन में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। कहाँ पर किया था इन्होंने? दक्षिण अफ्रीका की ही राजधानी होती है क्या? केपटाउन। केपटाउन में ही इन्होंने पहली सर्जरी की थी अपनी। ठीक है, केपटाउन में। केपटाउन में कब की थी पूछा जाता है? 1967 में। इन्होंने केपटाउन के हॉस्पिटल ग्रूट शूर, हॉस्पिटल का नाम था ग्रूट शूर, ग्रूट शूर में इन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, पहली सर्जरी की थी। काफ़ी इंटरेस्ट था इनको अपने पढ़ाई में। मतलब इन्होंने शुरू से ही ठान रखा था कि उन्हें डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनने के लिए किस फील्ड में जाना है उनको, तो इन्होंने जो हार्ट सर्जिकल होते हैं उन्हीं के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी पढ़ाई की थी। ठीक है, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ के थे? ये दक्षिण अफ्रीका के थे ये। और इन्होंने केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका की ही राजधानी होती है केपटाउन, वहीं के एक हॉस्पिटल ग्रूट शूर नामक हॉस्पिटल में 1967 में इन्होंने पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जो जाता है वो जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। डॉक्टर पी वेणुगोपाल। और इन्होंने कहाँ किया था? तो देखिए, ये जो थे ये आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के एक डॉक्टर थे, सर्जिकल डॉक्टर थे। लेकिन इन्होंने पहली बार प्रत्यारोपण कहाँ पर किया था? तो एम्स हॉस्पिटल में इन्होंने पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था भारत में। तो उसका श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसको कहा जाता है? तो ये जो जनक है ये कहा जाता है किसको? जोसेफ लिस्टर को। किसको कहा जाता है? जोसेफ लिस्टर को। जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने ही सबसे पहले आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बताया था। हरा प्रोटोजोआ किसको कहा जाता है? हरा प्रोटोजोआ जो है वो यूग्लिना को कहा जाता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में श्वसन होते हैं। मछलियों में श्वसन अंग क्या होता है? तो मछलियों में जो श्वसन अंग होता है वो होता है गिल्स, जिनको कहा जाता है गिलफड़े। गिलफड़े होते हैं। ठीक है, मछलियों में श्वसन गिलफड़ों के द्वारा होता है। ऐसे ही मेंढक, हमारे अंदर जो श्वसन अंग होता है मनुष्य में या आप बोल सकते हैं स्तनधारी में, मनुष्य में क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, फेफड़े। पक्षियों में क्या होती है? पक्षी में भी क्या होते हैं? फेफड़े ही होते हैं। कीटों में किसके द्वारा होता है? तो कीटों में श्वास नली के द्वारा होता है, श्वास नली के द्वारा। ठीक है, मेंढक जो होता है अपनी अलग अलग अवस्थाओं में श्वसन करता है। तो उनमें जो श्वसन अंग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? तो देखिए, मेंढक जब छोटा सा होता है जिसको कहा जाता है टेडपोल। तो इस कंडीशन में जब वो श्वसन करेगा तो वो किसके द्वारा करेगा? वो करेगा गिल्स के थ्रू, गिलफड़ों के द्वारा। ठीक है, जब वो वयस्क हो जाता है, वयस्क अवस्था में आ जाता है और धरती पर रहता है,
वयस्क। वयस्क अवस्था में जब वो धरती पर रहता है, अर्थ पर रहता है, तो उस कंडीशन वो किसके द्वारा श्वसन करता है? फेफड़े के द्वारा। लेकिन जब गर्मी और जब सर्दी का मौसम आता है तब वो धरती में छुप जाता है, तो उसको कहा जाता है सुप्तावस्था। सुप्तावस्था या हाइबरनेशन प्रोसेस, हाइबरनेशन उसको कहा जाता है, हाइबरनेशन। तो इस कंडीशन में वो किसके द्वारा श्वसन करता है? तो वो करता है त्वचा के माध्यम से श्वसन। ठीक है, तो ये अलग अलग जानवरों के हिसाब, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से मेंढक अलग अलग अंगों से श्वसन करता है। जब वो छोटा होता है मेंढक का बच्चा, जिसको आप टेडपोल कहते हैं, तब वो गिल्स के थ्रू यानी कि गिलफड़े के द्वारा श्वसन करता है। जब वो धरती पर आ जाता है, जैसे कि अभी बारिश के समय में वो धरती पर आ गया है, तो उस समय पर वो फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करेगा। लेकिन जब वो गर्मी और सर्दी के मौसम में धरती के अंदर छुपा होता है, तब वो किस अवस्था में कहलाता है? तब वो सुप्ता अवस्था कहलाती है, हाइबरनेशन कहा जाता है उसको। तो उस समय में वो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। ठीक है, तो मनुष्यों में जो श्वसन अंग है वो क्या है? फेफड़े हैं। पक्षियों में भी फेफड़े हैं। जलीय जीवों, जितने भी प्रकार के जलीय जीव हैं वो सभी अपने गिल्स के थ्रू श्वसन करते हैं। और कीटों में जो होते हैं वो श्वसन अंग होते हैं। सरीसृप जो होते हैं वो जो रेंग कर चलते हैं वो त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मछली का लीवर भरपूर होता है। अब मछली के लीवर में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली के लीवर में विटामिन डी, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी, विटामिन डी जिसको कहा जाता है हार्मोन वाला विटामिन। ठीक है, हार्मोन वाला विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को, हार्मोन वाला विटामिन। और क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है गरीबों वाला विटामिन, गरीबों वाला विटामिन। क्यों कहा जाता है पता है आपको? क्योंकि विटामिन डी जो है, अगर हम कुछ चीज़ें नहीं भी खाएं और आप सुबह की ताज़ा धूप ले लें, नरम धूप ले लें, तो उससे भी आपके शरीर में विटामिन डी की भरपूर मात्रा हो जाती है। और अगर और भी ज़्यादा विटामिन डी की कमी है तो आप धूप में नहीं जा सकते, आपको एलर्जी हो जाती है, तो आप विटामिन डी के लिए मछली का लीवर खा सकते हैं। ठीक है, अब ये धूप से प्राप्त हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसमें कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गरीबों का विटामिन या गरीबों वाला विटामिन। और हार्मोन वाला विटामिन इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि जब आप धूप में बैठते हो तो ये जो होता है आपकी त्वचा में पाया जाता है एक पिगमेंट मेलेनिन। तो जैसे ही आप धूप में बैठते हो तो उनमें रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसके कारण मेलेनिन का बनना शुरू हो जाता है और उससे एक हार्मोन क्या कह सकते हैं, स्त्रावित हो सकता है, जिसके कारण आपकी त्वचा का रंग जो है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में मेलेनिन उत्पन्न होने लग जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हार्मोन वाला विटामिन। और जो इसके और अदर जो प्रोडक्ट हैं विटामिन डी के, वो क्या क्या हैं? तो जितने भी प्रकार के उत्पाद हैं, दूध के उत्पाद, उन सभी से विटामिन डी की मात्रा की पूर्ति हो जाती है, कमी की पूर्ति हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची है, मृदु कवची। अब मृदु कवची का मतलब क्या होता है? ऐसा जानवर जो बहुत सारी लेयर्स में होता है और सारी की सारी जो लेयर्स होती है बहुत ही कोमल, बहुत सॉफ्ट, बहुत नर्म टाइप की होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? मृदु कवची कहा जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, लचीला सा होता है ऑक्टोपस। और इसकी भुजाएं कितनी होती है? इसकी भुजाएं होती है 8। ठीक है, 8 भुजाएं होती है इसकी। और इसका जो रंग, ब्लड का जो रंग होता है, इसके रक्त का जो रंग होता है, रक्त का रंग जो होता है वो नीला होता है, नीला होता है। और वो नीला किसके कारण होता है? तो वो एक साइनिन प्रोटीन पिगमेंट के कारण, साइनिन। ठीक है, साइनिन पिगमेंट के कारण ही इसके ब्लड का रंग ब्लू, नीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? डायनासोर, डायनासोर क्या थे? देखो 16 करोड़ वर्षों तक डायनासोर अर्थ पर ही रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर रहे हैं? हमारी धरती पर ही वो रहे हैं। और ये किस प्रकार के, ऐसा कहा जाता है कि डायनासोर जो थे ये बड़ी छिपकली यानी कि बड़ी लिजार्ड के रूप में थे। और डायनासोर का अर्थ होता है कि बड़ी छिपकली,
ठीक है, बड़ी छिपकली डायनासोर का मतलब होता है। तो ये जो थे ये मेसोइक सरीसृप थे। मेसोजोइक, कौन से सरीसृप थे ये? मेसोजोइक, मेसोजोइक सरीसृप। और डायनासोर का अर्थ होता है बड़ी छिपकली या जहरीली छिपकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। अब डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है? एक मछली है, लेकिन ये मछली किस में आती है? ये स्तनधारी में आती है। स्तनधारी, स्तनधारी जीवों में आता है डॉल्फिन, और एक और आता है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, ये दोनों मछलियां किसके अंतर्गत आती है? ये स्तनधारी जीवों के अंतर्गत आती है। स्तनधारी जीव वे कहलाते हैं जिनमें जिनमें क्या होता है? स्तन उभरे होते हैं, जिनमें दूध पिलाने की क्षमता होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? स्तनधारी जीव। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनी क्या है? सबसे बड़ा स्तनी, सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू व्हेल। डॉल्फिन से भी बड़ा होता है ब्लू व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है, और इसके हार्ट का ही वेट कितना होता है? लगभग 300 क्विंटल, 300 क्विंटल, और इसका पूरा वेट होता है 1300 क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पालने को कहा जाता है? रेशम कीट उत्पादन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पीछे लॉजी शब्द आ रहा है। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? एंटोमोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन होता है? ये होता है कीटों का अध्ययन। किसका होता है? कीटों का। एंटोमोलॉजी अध्ययन है किसका? कीटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी, पक्षी को क्या कहेंगे? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्थोलॉजी क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन। ये इसमें लॉजी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? इसमें ग्राफी आएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन किसे कहते हैं? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, और हड्डियों की कोशिका को कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट, ठीक है, कोशिका को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद, हैदराबाद में स्थित है सेलुलर सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी हैदराबाद में ही स्थित है। हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? ये होता है केरोटीन के कारण। केरोटीन, केरोटीन के कारण ही गाजर का रंग भी होता है, केरोटीन के कारण। ठीक है, गाजर का जो पीला सा रंग होता है, ऑरेंज टाइप का जो रंग होता है, वो किसके कारण होता है? वो केरोटीन के कारण ही होता है। ऐसे ही टमाटर में लाइकोपिन के कारण होता है, और क्या बोलते हैं, सेब या एप्पल जो होता है उसमें जो होता है एंथ्रासाइनिन के कारण होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है घी में वसा की मात्रा। अब घी में फेट कितना होता है? 99% होता है। 99% इसमें वसा होती है। बहुत चिकना सा होता है घी। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बॉडी को तंदुरुस्त बनाने के लिए या मोटा होने के लिए क्या करते हैं? दूध और घी का सेवन करते हैं। अगला प्रश्न है दूध में वसा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? दूध में वसा मापने का यंत्र, यहाँ पर दूध मापी यंत्र नहीं पूछा है, दूध में वसा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटायरोमीटर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? पुरुषों की नसबंदी वेसेक्टोमी क्या कहलाती है? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी वेसेक्टोमी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? स्त्रियों की नसबंदी ये कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। नसबंदी तो सभी को पता होगा। ठीक है। बहुत सारे से लोगों को पता होगा नसबंदी क्या होता है। नसबंदी जब हमें कोई बेबी नहीं चाहिए होता है तो एक ऑपरेशन हो जाता है। ये फीमेल और मेल दोनों में से कोई भी करवा सकता है। तो इसके कारण फिर आगे चलकर बेबीज नहीं हो पाते। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। जब आहार नाल में स्टार्च का पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? वो बनता है माल्टोज। माल्टोज। ठीक है। माल्टोज एक शर्करा है। कौन से प्रकार की शर्करा है? तो ये डाइसेकेराइड शर्करा है या कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्राइमल ग्रंथियां स्त्रावित करती है। लेक्राइमल ग्रंथियां जो होती है हमारी आंखों में पाई जाती है और ये क्या करती है? तो ये आंसू स्त्रावित करती है। एक बीमारी होती है ज़ीरोफ्थेल्मिया। ज़ीरोफ्थेल्मिया। ज़ीरोफ्थेल्मिया रोग में क्या हो जाता है? जो आपकी लेक्राइमल ग्लैंड्स होती है यहाँ से आंसू का स्त्रावण बंद हो जाता है। ये सूख जाती है। लेक्राइमल जो ग्लैंड होती है ये सूख जाती है जिसके कारण आंसू आ ही नहीं पाते। व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले पर उसको आंसू नहीं आ पाते। बहुत कठोर हो जाता है वो। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कठोर नहीं होता है, उसकी जो ग्रंथियां हैं वो सूख जाती है। वो किसी ना किसी टॉर्चर के कारण भी ऐसा हो सकता है या कोई अटैक आता हो, उसको डिप्रेशन होता हो तो भी ऐसा हो सकता है। एटीपी का निर्माण घटक। एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म पता है सभी को? एटीपी। एटीपी का जो निर्माण घटक होता है वो क्या होता है? वो होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। और शायद आप लोगों को पता होगा कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और 1 एटीपी इक्वल टू कितना होता है? तो 1 एटीपी इक्वल टू होता है 7.3 कैलोरी। 7.3 कैलोरी। कैलोरी क्या है? ये आपकी ऊर्जा है, ये आपकी एनर्जी है। ठीक है। एनर्जी है। तो जो आपके शरीर में ऊर्जा होती है उसको कैलोरी में मेजर किया जाता है। तो 1 एटीपी इक्वल टू बनता है 7.3 कैलोरी। जनरली आप कितनी ऊर्जा आपके शरीर में टोटल कितनी एटीपी एनर्जी बनती है? तो 36 एटीपी एनर्जी बनती है जिसमें से केवल आप कितना यूज़ कर लेते हो? कितना यूज़ कर लेते हो? 2 एटीपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जगत का सबसे बड़ा संघ। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ठीक है। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है पैर। तो ऐसे जानवर जिनके पैरों में जॉइंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आर्थ्रोपोडा कहलाते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं? आर्थ्रोपोडा। तो बहुत सारे ऐसे कीट हैं जिनके पैरों में इस तरीके से जॉइंट दिखाई देते हैं आपको। यहाँ पर जॉइंट दिखाई देता है आपको। वो सब सारे के सारे कीट किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में पाए जाते हैं। जिनके पैर होते हैं, जिनमें उड़ने की क्षमता होती है, जो जॉइंट के द्वारा जुड़े होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। और लगभग 11 लाख प्रजाति है किसकी? आर्थ्रोपोडा की। 11 नहीं, 11 से ज़्यादा ही है। ठीक है। किसकी है? आर्थ्रोपोडा की। तो ये जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है।
लेकिन अगर आपसे पूछे कि जीव जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा संघ है बड़ा, वो है मोलस्का। मोलस्का, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। अब मोलस्का जब बोलने में ही इतनी स्मूथनेस हो रही है, जो इसके जीव होंगे वो भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप के होंगे, ठीक है, तो वो मोलस्का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी, संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है वो है शुतुरमुर्ग। तो ठीक है, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, और संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, ठीक है, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बताने वाली थी, शायद मैं भूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, संसार का सबसे छोटा पक्षी, हाँ ये बताने वाली थी, संसार का सबसे छोटा पक्षी जो है वो है हमिंग बर्ड, ठीक है। दूरबीन के आविष्कारक हैं, दूरबीन के आविष्कारक हैं, कौन है दूरबीन के आविष्कारक, पता होगा शायद, बहुत सारे लोगों को पता होगा। दूरबीन, दूरबीन के आविष्कारक कौन है, गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो को ही कहा जाता है आधुनिक विज्ञान के जनक। कौन है दूरबीन के आविष्कारक, गैलीलियो, और इन्हीं को कहा जाता है आधुनिक विज्ञान के जनक, आधुनिक विज्ञान के जनक। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मों की क्षमता होती है, जब आप धूप में जाते हो और चश्मा पहनते हो तो उसकी क्षमता, अलग अलग प्रकार के पहनते हो ना, उसकी क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, तो उसकी क्षमता होती है 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर, ठीक है, धूप के चश्मों की क्षमता 0 डायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तन रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा, वस्तु की अगर कोई आपने मात्रा बदल दी है तो उस मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है या कम कर दी है, उसका जो घनत्व है, उसका वॉल्यूम है, वो तो उतना ही रहेगा। आंसर क्या आएगा इसका, घनत्व। आपने कोई बर्तन लिया, उसके अंदर आपने पानी डाला, तो जिस घनत्व का, जिस डेंसिटी का वो बर्तन है, उसमें जितना भी आप पानी चाहे बढ़ाओ चाहे कम कर दो, उसका घनत्व तो उतना ही रहेगा ना। क्या आएगा इसका आंसर, घनत्व। अगला प्रश्न है घनत्व यानी कि डेंसिटी। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करते हैं, कितने टेम्परेचर पर, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, इस पर ताप समान रहता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार प्रयोग किया जाता है, सोनार बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सोनार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सोनार का प्रयोग कौन करता है, तो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, नौ चालकों जो नाव चलाते हैं, जो नाव चलाते हैं उनके द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार युक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम आवश्यक है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक है, ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक है लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न सिल्वर अयस्क है, सिल्वर आ रहा है तो ये किसका अयस्क है, ये चांदी का अयस्क है, ठीक है, इसका अयस्क है ये चांदी का, यहाँ पर सिल्वर लिखा हुआ है, अब आगे कुछ भी लिखा है, पीछे तो सिल्वर लिखा हुआ है, तो वो किसका अयस्क हो गया, वो चांदी का, सिल्वर मतलब चांदी। अगला क्वेश्चन है, चांदी का निष्कर्षण होता है, चांदी का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है, चांदी का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है, अर्जेंटाइट के द्वारा, किसके द्वारा होता है, अर्जेंटाइट के द्वारा, अर्जेंटाइट के द्वारा, ठीक है, चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na
Cl, साधारण नमक का सूत्र है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा होता है? सोडियम होता है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड ही तो है। क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन करता है चूने के पानी को दूधिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। नेक्स्ट है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ, आर्टिफिशियल जो होते हैं परफ्यूम वगैरह, उसको बनाने में प्रयोग क्या किया जाता है? एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? एथिल एसीटेट का, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है परफ्यूम वगैरह बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस क्या कहलाती है? वो कहलाती है एसिटिलीन। उत्पन्न गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन, एसिटिलीन। और एसिटिलीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वेल्डिंग में किया जाता है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई, रेडियो सक्रियता की इकाई जो है वो है क्यूरी। मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसकी इकाई भी क्या कहलाती है? क्यूरी कहलाती है। ठीक है, क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो है 3। कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक होते हैं किसके? हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम। चूना पत्थर, लाइमस्टोन का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट के लिए हमेशा CO3 यूज करते हैं और कैल्शियम के लिए Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O का रासायनिक नाम बताना है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? अब देखिए, मैंने आपको बताया था CaC क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। हेमी हाइड्रेटेड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हाफ H2O, इसीलिए इसको हेमी हाइड्रेटेड लिखा है। बाकी CaSO4 को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, 4 लगाया मतलब सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? तो कवक के द्वारा, कवक या फफूंद बोल सकते हैं, या आप इसको सकते हैं, इसके द्वारा जितनी भी एंटीबायोटिक होती है द्वारा बनी होती है, कवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद स्वर्ण कहते हैं, सफेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को, प्लेटिनम। अगर आपसे पूछे सबसे महंगी धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम जो है सबसे महंगी धातु है। ठीक है, सबसे महंगी। से महंगी धातु कौन सी है? तो वो है
प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे महंगी धातु है और सबसे कम पाई जाने वाली धातु है। अगला प्रश्न है, द्रव सोना कहलाता है। द्रव सोना, द्रव सोना किसको कहा जाता है? जो द्रव सोना होता है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है। पेट्रोलियम एक तरीके का सोने की तरह होता है, कहा जाता है द्रव सोना। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को ही कहा जाता है द्रव सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा की इकाई है। इसकी इकाई है ऊर्जा की। इसकी इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की, एनर्जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O। ठीक है, CaSO4.2H2O, लेकिन जब इसमें हाफ लग जाता है तो ये किसमें जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ठीक है, बड़ा अंग है त्वचा। अगर पूछे मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? भारी अंग कौन सा है? यकृत। भारी अंग है आपका यकृत, लीवर। कितना होता है इसका वेट? 1.5 से लेकर 1.1 ग्राम इसका वेट होता है यकृत। और यकृत एक ग्रंथि है, तो अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो यकृत को ही कहा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है? यकृत ही है। यकृत वही अंग है जिसके अंदर पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। मतलब कि यकृत को काट भी दिया जाता है तो वो लगभग 2 से 3 महीने में फिर से अपने शेप में आ जाता है। या आप यकृत को डोनेट भी कर सकते हो। यकृत को 60 से 65% आप डोनेट कर सकते हो। यदि आपका कोई फ्रेंड है, बहुत अल्कोहल लेता है और उसका लीवर ख़राब हो गया है, आपका लीवर अच्छा है, आप ड्रिंक नहीं करते, आपका लीवर काफ़ी अच्छा है, इम्यून सिस्टम में काफ़ी अच्छा है आपका, और आपकी जो यकृत की कोशिकाएं हैं, हेपेटिक सेल, वो काफ़ी रीजनरेट हो, पावर है उसमें, रीजनरेशन पावर है, तो आप चाहें तो अपना लीवर अपने फ्रेंड को डोनेट कर सकते हैं और लगभग 3 महीने में आपके फ्रेंड का लीवर फिर से अपने शेप में आ जाएगा और आपका लीवर भी है जो पूरी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये यकृत के बारे में है। केवल एक ही अंग है हमारे शरीर का जिसमें अच्छी रीजनरेशन पावर यानी कि पुनः निर्माण की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है और ये पुनः निर्मित भी हो जाता है। लेकिन सबसे कम रीजनरेशन पावर किसमें, हमारे किस कोशिका में होती है? वो होती है न्यूरॉन्स में, आपकी नर्व कोशिका में। नर्व कोशिका तो आपके पूरे शरीर में, आपके तंत्रिका तंत्र में फैली हुई है, जिसके द्वारा आप सारे सिग्नल्स को आप भेजते हैं अपने मस्तिष्क में। और साथ में आपके मस्तिष्क की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो भी किसकी बनी होती है? न्यूरॉन्स की। तो एक बार अगर ये डैमेज हो जाती है तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, उसको लकवा आ जाता है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत सारे जिनको भी लकवा आता है, पैरालिसिस हो जाता है, वो व्यक्ति कभी भी ठीक नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनकी नर्व कोशिकाएं जो होती है वो डैमेज हो जाती है, वो फिर से निर्मित नहीं हो पाती है। बस डॉक्टर आपको उसको थोड़ा बहुत, मतलब जो डैमेज हो रही है तो डैमेज को कम करने के लिए टैबलेट देंगे, पर वो डैमेज फिर से ठीक हो जाए, ऐसी कोई टैबलेट आज तक नहीं बन पाई है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो न्यूरॉन्स है या नर्व कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो, वो कभी पूरी तरीके से ठीक हो सके। ठीक है, तो आपसे पूछा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंग है कौन सा? आपकी त्वचा। चलो ये तो पिछले क्वेश्चन आ गए। तो आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मेरे ख्याल से आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल गए होंगे, आपको बहुत नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अगली वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।